तो ये जो चैप्टर है ये चुनावी राजनीतिक 11th क्लास का जो पार्ट नंबर सेकंड है, यानी कि पार्ट नंबर सेकंड का मतलब ये नहीं आपके बुक का सेकंड है, नहीं नहीं, ये वीडियो नंबर सेकंड है। अरे तो सर कौन से सब्जेक्ट का वीडियो नंबर सेकंड बनाया आपने, ये तो बताइए। जी हाँ, तो आप सभी का नमस्कार, आप सभी का कहीं ना कहीं स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे परफेक्ट स्टडी जोन के अंदर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पार्ट नंबर सेकंड यानी कि जो चुनावी राजनीति है उसका जो वीडियो नंबर सेकंड है ये, तो ये जो चैप्टर है कुल मिला के 4 नंबर का चैप्टर है, क्योंकि इसके जो अगला वाला चैप्टर है उसको और इसको मिला के 8 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम जो है यानी कि इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा आप लोगों को, जब भी समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये तो क्लियर है, लेकिन पार्ट 1 अगर आप देखते हो तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, यानी कि भारत चुनाव के बारे में। हमने चुनाव की व्यवस्था, चुनाव के बारे में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और चुनाव और लोकतंत्र, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर। तो ये वीडियो नंबर सेकंड है, आज सोचा बना ही डालते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में बताए गए थे बच्चों के लिए कि भाई भैया प्लीज़ या सर आप जो चुनाव चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो डालिए। तो मैंने आज सोचा चलो आज बना देते हैं, है ना। तो वक्त जाया ना करके टॉपिक पे आता हूँ। तो हमने जो लास्ट टाइम छोड़ा था वो भारत में चुनाव व्यवस्था के ऊपर लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया था कि हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक रूप बनाए गए हैं। स्पेसिफिक रूप यानी कि हर काम के लिए एक अलग चीज़ें बनाई गई है। जैसे चुनाव के बारे में बनाया गया है कि चुनाव व्यवस्था बनाई गई है ना, फिर निर्वाचन आयोग बनाए गए जिससे चुनाव के सारे कामकाज होते हैं। ऐसे ही चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यपालिका, और कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसी होगी आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? चुनाव व्यवस्था के अंदर। लेकिन वो कौन सा चुनाव व्यवस्था? सब भारत में चुनाव व्यवस्था के अंदर। कहाँ पे? भारत में चुनाव व्यवस्था के अंदर। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चुनाव आयोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चुनाव आयोग। तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। कितने? 3 सदस्य। कितने? 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। ठीक है, अभी बाकी की चीजें बताता हूँ, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। कितने? एक मुख्य होता है और 2 इसके उप मुख्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री कुमार सेन थे। कौन थे? श्री कुमार सेन। तो साहब ये कौन थे? जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हो, यानी कि पहले होता था। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी है। कौन है वर्तमान में? मिस्टर सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, ये क्या चीज़ है इसके बारे में बता देता हूँ। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजयी होगा, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही क्यों ना है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, एक ए है और ये बी है। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, यानी कि वोट हुआ। तो अब ये भी जीत सकता है और ये भी जीत सकता है। जीत तो दोनों ही सकते हैं ना, लेकिन जीतेगा कौन? जिसके वोट क्या होंगे? ज़्यादा। जिसके वोट ज़्यादा होंगे, चाहे वो वोट का डिफरेंस एक ही क्यों ना, क्या ना हो, एक। जैसे मान के चलता हूँ मैं 399 वाले बंदा ही जीतेगा। ठीक है, जिसके 399 होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो ही जीतेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन अगर 350 ए के आ गए और 349 बी के आ गए तो कौन जीतेगा? ए वाला जीतेगा, क्योंकि इसकी किसके ज़्यादा है? बी वाले से ज़्यादा कहीं ना कहीं वोट इसके है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समान प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इसका मतलब क्या है? समान अनुपात, यानी कि क्या? अनुपात कैसा? समान। देखते हैं, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। अब प्राथमिकता सूची क्या होती है? जैसे मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ इतना सा। ठीक है, अब भाई मैं क्या हूँ? ये मेरी पार्टी है, ABC जो भी मेरी पार्टी है। मैंने क्या करा कि एक ऐसा एरिया है जहाँ से मैंने अपने एक जो जानकार है उसको सी को मैंने कैंडिडेट बना दिया कि हाँ भाई इस जगह से यही बंदा लड़ेगा। ठीक है, लड़ेगा का मतलब ये नहीं कि लड़ाई करेगा, नहीं नहीं, वोट के लिए लड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लोगों तक यानी कि 1 हफ्ते पहले मैंने बता दिया कि भाई क्या है, ये बंदा जो है ये यहाँ से कैंडिडेट के तौर पे खड़ा है इलेक्शन के लिए, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। क्लियर है?
चुनाव की इस व्यवस्था को समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो। जैसे इजराइल व नीदरलैंड के पूरे देश की एक निर्वाचित क्षेत्र माना जाता है। कहाँ का? इजराइल में और नीदरलैंड में। और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कितने? बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली आपको मैसेज करके बता दूंगा। ठीक है, वैसे अगर आप लोग समझ मतलब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? भाई ऐसा क्या था कि भारत के अंदर ऐसा स्वीकार किया गया? तो ये क्या है, ये प्रणाली सरल है, यानी कि क्या है, क्या है ये आसान है। क्या है? काफ़ी ज़्यादा आसान है भाई, जिसके ज़्यादा वो जीत गया, बस इजी सा है। उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीतिक व चुनाव का ज्ञान नहीं है। किन्हें? अब क्या भारत के अंदर सभी लोगों को राजनीतिक की ज्ञान है? नहीं, ज्ञान हो भी नहीं सकता साहब। ठीक है, दूसरा क्या है कि इन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीतिक या चुनाव का ज्ञान नहीं है, उनके लिए क्या है कि भाई जो जीतेगा, वो जिसके ज़्यादा वोट वो जीत गया, बस सिंपल बात है। जरा अगले पेज पे, अगला पेज क्या कहता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। देखिए साहब, नेक्स्ट क्या है कि चुनाव के लिए मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प है। यानी कि अगर एक जगह है, ठीक है, वहाँ से 4 कैंडिडेट खड़े हैं। कितने? 4। और ये नॉर्मल लोग हैं, तो इन लोगों के पास अपनी अपनी चॉइस है कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव के लिए मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प है, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई तुम इसे ही वोट दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है, जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अब देखते हैं जरा निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्या कहता है। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कोई व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। यानी कि समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। देखो, भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने की प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। क्लियर है? अब देखते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक यानी कि सबके लिए। ठीक है, अब क्या है? वयस्क मताधिकार। किसी जाति, धर्म, लिंग व क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। अब देखते हैं जरा चुनाव सुधार के अंदर क्या है ये और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, सुधार क्या क्या हो सकते हैं। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, कभी भी, चाहे वो विपक्ष यानी कि चाहे वो एक पक्ष हो या द्विपक्षीय हो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आदर्श नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जीतता वही है जिसकी कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होती है। और भारत के अंदर तो ऐसा है कि भाई अगर आप अच्छे हो, अच्छे नेता हो, फिर भी आपका जीतना कहीं ना कहीं मुश्किल है, अगर दूसरा बंदा क्या है, दूसरा बंदे की पहुंच काफ़ी ऊपर तक है तो। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी ये चीज़ें कम हो चुकी है, पहले ऐसे चलन बहुत ज़्यादा थे। देखते हैं, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बरकरार बराबर खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। यानी कि बार बार चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कमियां निकालना, है ना। अब देखो, भारत के अंदर तो चुनाव की कमियां बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी रिसेंटली जब चुनाव होते हैं तो हमें पता लगता है कि ईवीएम मशीन ही हैक हो गया, है ना। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, जबकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हम कह ही नहीं सकते कि वो सच भी है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सच नहीं है। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की चुनाव लड़ने का प्रतिबंध, या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्य निर्धारण करना। जैसे आप देखना, अब मैं भारत की बात कर लेता हूँ। भारत के अंदर अधिकतर ऐसे नेता होते हैं जो जिन जिन लोगों ने ना ही तो कभी पढ़ाई की होती है, यानी कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो क्या है, जो पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, एजुकेशन सिस्टम उनके पास है नहीं, एजुकेशन का आइडिया है नहीं, बोलना क्या है उन्हें यही नहीं पता, लेकिन वो नेता बन जाते हैं, है ना। वो क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ का जो कहीं ना कहीं सिस्टम ही ऐसा है, कुछ कर भी नहीं सकते इन लोगों के लिए, है ना। अगर कुछ करे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे ऊपर ही हो जाएगी। तो ये क्या है, चुनावी प्रणाली के दोष क्या है कि धन का अधिक व्यय खर्च होना। अब एक चुनाव होने पे कितना पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है ना। अब वोटों, अब भाई अब ये देखो कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट लेगा, वोटों का खरीदा जाना। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ पे वोट बैंक भी खरीदे जाते हैं भाई,
ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे जो चीज़ें कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब झूठा प्रचार, वोट है अगले महीने, ठीक है, यानी कि अगले 2-3 महीने बाद, और प्रचार आज से स्टार्ट है। ये भी क्या है, ये चुनाव के प्रणाली के दोष है। सांप्रदायिकता, भाई यहाँ से एक बंदा खड़ा है, यहाँ से एक बंदा खड़ा है, वो उसे जिताना चाहता है, वो उसे जिताना चाहता है। इस चक्कर में ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, है ना, खिलाफ खड़े हो जाते हैं। साथ के साथ वो ये ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रचार कर रहा है, ये भी ज़्यादा प्रचार कर रहा है। इस चक्कर में क्या है कि पैसे वैसे भी बहुत खर्चा होता है। हिंसा, जाति धर्म के नाम पर वोट, ये तो भी परफेक्ट है, ये तो पॉइंट है ही है कि हिंसा जाति धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं। कहाँ, हमारे घर में मतलब भारत में। राजनीतिक का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण, ये भी होता है कि राजनीतिक से कहीं ना कहीं अपराध निकलते हैं, अपराध राजनीतिक से निकलती है। ठीक है, देखिए चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं, कमेंट के अंदर जाइए, बताइए मुझे, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, अच्छे से करूँगा अगर एक बार समझ में नहीं आया। तो ये चैप्टर ही चूज़ क्यों करा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ और 11th क्लास के बच्चों के कहीं बहुत ज़्यादा डाउट है। क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि भाई जिस तरीके से वैक्सीन का इतना कुछ चल रहा है, हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाए, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आता है प्लीज़ आप मुझे बताइए। देखिए ये वीडियो समझने से समझोगे तो आएगा समझ में, है ना। पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, पार्ट 1 देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप पार्ट 2 देखिए, क्लियर है, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी सा चैप्टर है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि भारत के अंदर चुनाव सुधार कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकायदा मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अभी जल्द, जिसके अंदर जो मेरी हैंड राइटिंग नोट्स हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, एक बार आप इससे देखिए, फिर आगे में भी आपको 2-3 दिन के अंदर वो भी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।